शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लिसनर्स, आई एम सॉरी 2 दिन में आप लोगों के लिए स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकी। वो जो रीज़न थी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शॉर्ट्स में बता दी है। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और यकीनन उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। मेरी आज की स्टोरी पर जो लाइक्स टारगेट है ये 500 है और आई होप आप लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का सिलसिला। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हारिस शेयर कर रहे हैं। हारिस कहते हैं आज आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि आज से 7 साल पहले की है। मेरा एक दोस्त था, तो उसके बड़े भाई की शादी थी। हम लोग जो उनकी बारात थी वो लेकर हम लोगों ने एक गांव में जानी थी। मैं भी उनके साथ ही था। वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। उनके रिलेटिव्स ही थे जहाँ पर उनकी भाई की शादी हो रही थी। बहुत खूबसूरत वो गाँव था। तो वहाँ पर अभी बारात वापस जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो हम लोग जाकर ज़रा गाँव देख कर आते हैं। उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हुई थी उस गाँव की, तो मैंने उसे ये कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा गाँव देखते हैं सारा जाके। हम दोनों वहाँ से निकले जहाँ पर उन लोगों ने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। वहाँ पर हम लोगों ने जैसे उस जगह को क्रॉस किया तो जो टेंट्स की बैक साइड थी वो ऐसी ही जगह थी जैसे कोई हवेली की एक बैक साइड होती है। वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड था, तो वहाँ पर उन लोगों ने अरेंजमेंट किए हुए थे, सिटिंग अरेंजमेंट बारात के। वहाँ से हम लोग टेंट से बाहर निकले। एक सड़क थी, उस पर जब हम लोगों ने चलना शुरू किया तो वहाँ पर ऐसा सिलसिला था जैसे दोनों साइडों पर दरख्त होते हैं और इसके सेंटर में एक रोड होता है। हम लोग उस पर जा रहे थे। अभी हम लोगों ने चलना शुरू किया तो बातें करते हुए जा रहे थे। बहुत प्यारा मौसम भी था और सच में उनका गाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हम लोग घूमते फिरते रहे। हम लोगों ने तकरीबन गांव का आधा हिस्सा देख लिया। कुछ उसके दोस्त कज़न्स जो उसको जानते थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उसने करवाई उनसे भी मुलाकात। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि चलो यहाँ की नहर देखने चलते हैं, यहाँ की नहर भी बड़ी फेमस है। मैंने से कहा ठीक है। हम लोग दोनों नहर की तरफ चले गए। जैसे ही हम लोग नहर के पास गए, काफ़ी बड़ी उनके गाँव की वो नहर थी, बहुत खूबसूरत नहर थी। हम लोग वहाँ पर जाकर बैठ के बातें करने लग गए। तभी हम लोगों को बातें करते करते वहाँ पर हम लोगों को महसूस हुआ कि अब हमें वापस जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो हम लोग उठने लगे। अभी हम लोगों ने वो नहर का हिस्सा क्रॉस किया, वहाँ से जहाँ से नीचे रोड था, नीचे उतरना था हम लोगों ने। नहर थोड़ा सा ऊंचा उसका बंद सा बना हुआ था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के बैक साइड पर जहाँ से हम लोग उठे हैं वहाँ से तेज़ी के साथ कोई भाग कर जैसे गुजरा है। जबकि इतनी देर से हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, ना कोई वहाँ से गुजरा, ना हमने वहाँ पर किसी को देखा। तो समझ नहीं आ रही थी ये कौन है। पीछे पलट कर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि तुम्हें कोई आवाज़ आई है? उसने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा है, कोई भाग कर गुजरा, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं है। हम लोग वो नहर से नीचे उतरे और वापस आने लगे। अभी हम लोग उस जगह को क्रॉस करके नीचे ही उतरे, पीछे से हमें किसी ने आवाज़ दी। मेरे दोस्त का नाम लेकर किसी ने हमें बुलाया। उसने पीछे पलट कर देखा। उसने ये कहा कि यहाँ पर मुझे कौन बुला सकता है, ये कौन हो सकता है? और आवाज़ भी किसी लड़की की थी। अब ज़्यादा हम लोगों को ये अजीब लगा कि ये कौन है जिसने हमें इस तरह से आवाज़ दी है। हम लोग फिर नहर के ऊपर गए और इधर उधर देखने लग गए। अब जिस जगह से आवाज़ आई थी वहाँ पर कोई भी नहीं था। 1-2 दरख्त भी थे उस नहर पर, वहाँ से भी देखा तो कोई नहीं था। अब अंधेरा हो चुका था और हम लोगों ने वापस घर पहुँचना था क्योंकि अब टाइम हो चुका था बारात को लेकर जाने का। मैंने अपने दोस्त से कहा कि छोड़ो, शायद किसी बच्चे ने शरारत की हो। अक्सर होता है, हम लोगों को यहाँ पर किसी ने आते देखा होगा। हम लोग वहाँ से नीचे उतरे और उसी रोड पर हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया। वो जो दरख्त वाला रोड था जहाँ पर हम लोगों ने उनके घर की बैक साइड में जो टेंट थे वहाँ से हम लोगों ने आना था। अभी हम लोग जैसे उस जगह को हम लोग उस सड़क पर आए जहाँ पर दरख्त थे तो टेंट्स में जाने लगे। वहाँ पर हम लोगों ने देखा दरख्त के नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की के बाल खुले हुए थे और वो बिल्कुल सामने हम लोगों को ही देख रही थी। मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि ये लड़की कौन है,
और हम लोगों की तरफ क्यों देख रही है। उसने भी देखा, उसने ये कहा कि मुझे तो नहीं पता ये कौन है, पता नहीं हम लोगों को क्यों देख रही है ये। हम लोग जैसे ही उसके करीब जाने लगे वो दरख्त के पीछे गई और फिर हमें नज़र ही नहीं आई। ये कैसे पॉसिबल था, हमें कुछ समझ नहीं आई। वो दरख्त के पीछे सडनली जाके गायब हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डर के, ये कैसे पॉसिबल। हम लोग भागते हुए टेंट्स में आए। अब हम लोग डरे हुए भी थे। हम लोगों ने ये बात मेरे दोस्त के 1-2 कज़न्स थे उनको भी बताई। उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर मशहूर है कि ना हम लोगों के गांव में एक लड़की है, यानी वो एक चुड़ैल है जो लड़की के रूप में फिरती है। अक्सर लोगों को वो नज़र आती है। उसका जो मेन बसेरा है वो नहर पर है। अगर वहाँ पर कोई जाए तो वो अक्सर लोगों के साथ साथ भी आती है और उनको डराती भी है। हम लोगों ने इसे ये बात भी बताई कि हम लोग वहाँ पर जहाँ पर नहर पर गए थे वहाँ पर भी हम लोगों को किसी ने आवाज़ भी दी थी। हमने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने ये कहा कि ये वही है, अब अकेले बाहर ना निकलना क्योंकि वो यहाँ तक आ गया, हो सकता है तुम लोगों को नुकसान भी दे। अब हम लोग सारे दोस्त एक गाड़ी में थे। हम लोग खैर बारात जाने का टाइम हो गया, हम लोगों ने गाड़ी निकाली तो हम लोग बारात के साथ ही निकले थे, गाड़ियाँ जैसे जाती हैं। तो हम लोगों की गाड़ी अभी उस गांव से बाहर नहीं निकली थी तो हम लोगों की गाड़ी ख़राब होगी। अब उस गाड़ी में मैं था, मेरा एक दोस्त था और हम 4 लड़के उस गाड़ी में थे। अब हम लोग वहाँ पर थे जहाँ पर गांव की आबादी तो ख़त्म हो चुकी थी लेकिन गांव का रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं और मेरा दोस्त जो ड्राइव कर रहा था, हम लोग गाड़ी से बाहर निकले कि देखते हैं कि गाड़ी को क्या इशू है, कोई टायर तो नहीं पंक्चर हो गया। जब बाहर निकल कर देखा तो टायर को कुछ भी नहीं था। अभी हम लोग हैरान होकर देख ही रहे थे, पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ है। इंजन भी चेक करने लग गए तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, कोई चलता हुआ आ रहा है और जैसे उसके पाँव में पायल है और हाथों में चूड़ियाँ हैं, बहुत छन छन की आवाज़ आ रही थी उस वीराने में जहाँ पर गांव की आबादी का नामो निशान नहीं था। हम लोगों की गाड़ी की लाइट्स भी ऑन थी, सारे आगे निकल चुके थे। उन लोगों को ये लगा कि शायद हम लोग दोस्त हैं तो हम लोग आराम से आ रहे होंगे। हम लोगों ने जैसे ही देखा तो वो दरख्तों की तरफ से हम लोगों को वो छन छन की आवाज़ आ रही, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कोई पास चलता हुआ आ रहा है। अभी हम लोग उस तरफ देख ही रहे थे, वही लड़की जो हम लोगों को टेंट के बाहर नज़र आई थी दरख्त के नीचे खड़ी हुई, वहाँ पर वो बिल्कुल दरख्त के पास आ गई, यानी वहाँ पर जिस जगह पर हम लोगों की गाड़ी ख़राब थी। हम लोगों को तो पता चल चुका था कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। हम लोग बहुत डर गए, हम लोग भागे गाड़ी में आए। हम लोगों ने अपने दोनों दोस्तों को भी बताया कि बिल्कुल उस तरफ ना देखना, ये यहाँ पर कोई किसी गैर मरी मखलूक का बसेरा है। तो वो हम लोगों के पीछे लग गई है। अब हम लोगों को इतना डर लग रहा था, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, कोई वहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं थी और हम लोग गाड़ी में बैठे, हम लोगों ने शीशे बंद कर लिए गाड़ी के, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और हम चारों एक दूसरे को यही समझा रहे थे कि हम लोगों ने इन आवाज़ों की तरफ मुतवज्जो नहीं होना। वो छन छन की आवाज़ें गाड़ी के अंदर तक आ रही थी और अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे 2-3 लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ऊंचा ऊंचा गाली गलोच कर रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। इतना ड्रावना मंजर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तभी हम लोगों ने फिर ट्राई की कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। हम लोगों ने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हम लोगों का एक दोस्त था, हाफ़िज़ कुरान था, वो उसने कुरान पाक की कोई सूरत पढ़नी शुरू कर दी। उसको हाफिज़ था वो, जैसे उसने कुरान पाक की सूरत पढ़ना शुरू की, हम लोग साथ साथ वो गाड़ी भी स्टार्ट कर रहे थे। गाड़ी स्टार्ट होगी, हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र किया, गाड़ी चलने लगी। अब हम लोग गाड़ी उस रोड पर लेकर बहुत तेज़ी के साथ हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की कि हम लोग यहाँ से किसी तरह से निकलें। वो हम लोगों की गाड़ी के पीछे भागने लग गई, हम लोगों की गाड़ी के पीछे तक वो भाग रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना था, रेड कलर के लिबास में थी वो, जैसे सही दुल्हन का लिबास होता है, और वो गाड़ी के पीछे भाग रही थी। उसका मुंह इतना ज़्यादा बड़ा और लंबा मुंह था, अजीबो गरीब वो कोई मखलूक थी। हम लोगों की चीखें निकल रही थी उसको देख देख के। हम लोगों ने जैसे ही वो रोड क्रॉस किया, तकरीबन 15 मिनट वो हम लोगों के पीछे भागी। तो आगे जैसे ही वो गांव ख़त्म हुआ तो एक और रास्ता शुरू हो गया, वहाँ पर आबादी भी थी, शॉप्स भी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम लोगों ने एक शॉप पर गाड़ी रोकी, वहाँ से कुछ पानी लिया, ड्रिंक्स लिए। हम लोग इतने खौफज़दा थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है, ये किस तरह से ये पॉसिबल था। हम लोगों की गाड़ी जो थी, हम लोग अभी जैसे ही वहाँ से बाहर निकले, डर के मारे गाड़ी से बाहर नहीं था निकला जा रहा कि कहीं वो पीछे ना हो। गाड़ी में बैठे बैठे पीछे देखा, हमें कोई भी नज़र नहीं आया। फिर हमें यकीन हो गया कि नहीं, वो पीछे तो नहीं हम लोगों की आई। वहाँ पर जिस शॉप पर हम लोग खड़े थे वो हम लोगों से बार बार पूछ रहे थे कि तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। वहाँ पर एक अंकल थे, बुज़ुर्ग थे, उनसे हम लोगों की बात हुई, उन्हें हमने सारी बात बताई। वो उस गाँव के बारे में जानते थे। उनका ये कहना था कि वहाँ पर किसी सैयद ने
किसी दौर में आबादी से पहले वहाँ पर एक चुड़ैल को कैद किया था गांव के एक मखसूस हिस्से पर। तो जब उस हिस्से पर किसी ने आकर, जादूगर ने वहाँ पर कोई अमल किया और उस चुड़ैल को वहाँ से, उस हिसार से बाहर निकाल दिया। जैसे उस जादूगर ने उस चुड़ैल को बाहर निकाला था, उस चुड़ैल ने उस जादूगर को जान से मार दिया था और फिर वो उस गांव में आज़ाद हो गई थी। वो इस तरह से 24 घंटे वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती थी। शाम के बाद नहर की तरफ वो किसी को आने नहीं देती थी। हम लोगों को तो इन बातों का पता ही नहीं था। हम लोग तो गाँव देखते देखते नहर की तरफ चले गए, तो वो हम लोगों के पीछे लग गई। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग वहाँ से खैर खैरियत से निकल आए। अगर हम लोगों का दोस्त ना होता हाफिज़ कुरान, तो पता नहीं हम लोगों का क्या बनता। शायद वो हम लोगों को भी जानी नुकसान दे देती। वापस हम लोग आए, हम लोग इतने बीमार हो गए, मुझे भी बुखार हो गया, हम तीनों दोस्तों को बहुत सा बुखार था। हम लोगों ने फिर दम वगैरह करवाए जाकर, तब हम लोग ठीक हुए, लेकिन हम लोग ठीक हो गए थे। उसके बाद मैं तो दोबारा कभी भी अपने दोस्त के गांव में नहीं गया, क्योंकि जो चीज़ मैंने वहाँ पर देखी और एक्सपीरियंस की वो मेरे लिए काफ़ी थी। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर करी है इंडिया से। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ हम लोगों का जो न्यूज़पेपर वाला है उसकी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों का डेली जो न्यूज़पेपर देने आता है वो 1-2 दिन से नहीं आ रहा था, उसकी जगह पर उसका भाई आ रहा था। तो हम लोगों ने इससे पूछा कि पहले तो यहाँ पर न्यूज़पेपर देने वकास आया करता था, अब आप क्यों आते हैं? जिस पर उनका ये कहना था कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। हम लोगों ने पूछा कि उसे क्या हुआ है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि उसकी तबीयत इस तरह से ख़राब है कि उसके ऊपर किसी गैर मरई मखलूक ने अटैक किया है। हम लोगों ने जब ये बात सुनी तो हम लोगों ने पूरी स्टोरी उनसे पूछी। तो उनका ये कहना था कि वो डेली जिस रास्ते से आता था अखबार बेचने, अखबार डिलीवर करने लोगों के घरों में, तो 2 रास्ते थे, एक शॉर्टकट वे था और एक लॉन्ग टर्न वे था। उसने ऐसा किया कि काफ़ी देर होगी, वो न्यूज़पेपर देने गया और घर वापस नहीं आया। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये इंतज़ार था कि भाई अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो मैं अपने भाई को ढूंढता ढूंढता इन इलाकों की तरफ आ गया जहाँ पर वो अखबार देने आया करता था। जैसे ही मैं इधर आया, मैंने सारे रास्ते देखे, मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया। शाम होने वाली थी, तभी मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं उसको शॉर्टकट वे से जाकर देखता हूँ, शायद मेरा भाई वहाँ पर हो। जैसे मैं शॉर्टकट रास्ते पर आया तो वो एक वीरान और सुनसान रास्ता था, एक कच्चा रास्ता था जिसको लोग कभी कभार इस्तेमाल किया करते थे, वो भी दिन के टाइम, क्योंकि वहाँ पर शाम होते ही जिन्नात आज़ाद हो जाते थे, तो फिर उस तरफ कोई नहीं आता था। जब मैंने वहाँ पर देखा तो मेरा भाई बेहोश पड़ा था। फिर हम लोगों ने अपने भाई को उठाया, उस वक्त भी उसको होश नहीं आ रहा था। जब उसको घर लेकर वापस आए तो उसको फिर होश आया, उसने सारी बात बताई। उसने ये कहा कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मेरे साथ एकदम से क्या हुआ है। बस मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे मेरे ऊपर किसी चीज़ ने हमला किया है। वो बहुत ज़्यादा डरावनी कोई मखलूक थी। मैं यहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। फिर काफ़ी ज़्यादा उसको दम वगैरह करवाया, उसका इलाज करवाया, तब जाकर वो ठीक हुआ। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा वही न्यूज़पेपर डिलीवर करने आता था। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका नाइक ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका नाइक आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं साइमा। साइमा कहती हैं कि आज आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों का जो घर है, हम लोगों का घर बहुत ज़्यादा ओल्ड कंस्ट्रक्शन पर भी नहीं था और बहुत ज़्यादा न्यू भी नहीं था। हम लोगों का आबाई घर था ये, यानी आबाई इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अब्बू ने ये घर ख़रीद लिया, बना बनाया ये घर था। फिर हम लोग काफ़ी अरसे से इसी घर में थे, उसी को रेनोवेट करते रहते थे। हम लोग इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। वहाँ के महल्लेदारों के साथ भी हम लोगों के ऐसे टर्म्स थे जैसे बिल्कुल एक घर होता है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, शाम का टाइम था, मैं छत पर खड़ी हुई थी। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत बादल बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश आ जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था इस मौसम में छत पर जाना। वहीं पर मुझे इतना अच्छा वो वेदर लग रहा था कि मगरिब की अज़ान होगी तब भी मैं नीचे नहीं गई। अब हम लोगों का जो घर था, हम लोगों के घर के बिल्कुल बैक साइड पर मेरी फ्रेंड का घर था, यानी महल्लेदार थे तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ऐसे ही हम लोग अक्सर दीवार पर खड़ी होकर काफ़ी टाइम बातें किया करती थी। तो मैं अभी बाहर की तरफ देख रही थी, उसकी घर की तरफ नहीं देख रही थी। मुझे किसी ने पीछे से जैसे पत्थर मारा, मेरे पास आकर पत्थर गिरा। मुझे ये लगा कि शायद मेरी फ्रेंड है, मुझे तंग कर रही होगी कि मैं ऊपर खड़ी हूँ, मुझे डरा रही है।
मैंने हंसना शुरू कर दिया, उसकी बात का जवाब नहीं दिया कि अब ये पत्थर फेंक रही है तो मैं इसको यूँ रियलाइज़ करवाऊँगी जैसे मुझे पता ही नहीं कि तुम पत्थर फेंक रही हो। फिर उसने दोबारा से मेरे पास फिर पत्थर गिरा, मैंने वही पत्थर उठाकर वापस उसको मार दिया। जैसे मैंने पत्थर उस तरफ फेंका, उस छत की तरफ से रोने की आवाज़ें आने लग गईं, और वो जो रोने की आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मुझे अजीब लगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी फ्रेंड इस तरह की आवाज़ों में रोएगी, और वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई बड़ी उम्र की औरत है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रो रही है। मैं तो बहुत डर गई। ऊपर से इतने काले बादल, मगरिब भी हो गई थी, और रात, वो मगरिब का टाइम, उस टाइम ज़्यादा अंधेरा इसलिए लग रहा था कि वो बादलों की वजह से बिल्कुल ही रात लग रही थी। मैं भागती हुई दीवार पर गई कि अपनी फ्रेंड को देखती हूँ कि ये रो क्यों रही है। जैसे मैंने उनकी घर की तरफ झांक कर देखा तो उनकी सीढ़ियों में अपने घुटनों के ऊपर सर रखकर जैसे कोई औरत बैठी हुई है। मैंने अपनी फ्रेंड को आवाज़ दी, मैं अपनी फ्रेंड का नेम ऑनर नहीं कर सकती। मैंने अपनी फ्रेंड को आवाज़ दी, उसे ये कहा कि पहले खुद पत्थर फेंक रही थी, अब मैंने फेंका तो तुमने रोना शुरू कर दिया। फिर भी वो रोई जा रही थी और मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने फिर अपनी छत से पत्थर उठाया और उसको मार दिया, और मैंने कहा कि अब ज़रा ज़्यादा रो लो जैसे तुम मुझे तंग करी थी। उसको पत्थर मारने की देर थी, एकदम से उसने मेरी तरफ देखा। वो इतने डरावने चेहरे वाली कोई औरत थी, उसका जला हुआ चेहरा था, वो उसकी वाइट आइज़ थी। मैंने ज़िंदगी में इतना खौफनाक चेहरा नहीं देखा। जैसे मैंने उसे देखा, वो एक सेकंड में पलक झपकते वो दीवार के पास पहुंच गई, जैसे वो भी मुझे दबोच लेगी। मैं चीखें मारती हुई नीचे भागी। मैं इतना ज़ोर से भागी कि हम लोगों की 2-3 स्टेप सीढ़ियों के रह गए थे, मेरा पाँव फोल्ड हुआ और मैं नीचे गिर गई। मैंने जब मुझे नीचे गिरते देखा तो सब भाग कर आ गई, घर वाले मुझे उठाया, और तब भी मैं डर के पीछे ही देख रही थी। और जब मुझे वो उठा रहे थे तब भी वो हम लोगों के छत के ऊपर मौजूद थी, ऊपर से झांक कर सीढ़ियों में देख रही थी। मैं रोए जा रही थी। सबने मुझे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, इतनी तेज़ी में क्यों नीचे उतर रही थी कि तुम गिर गई हो। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, मेरी आवाज़, लिटरली मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। मैं खौफ का आलम ही मेरे ऊपर इतना था। मेरे अब्बू ने सूरत यासीन पढ़ी और मेरे ऊपर दम किया। जैसे अब्बू ने मेरे ऊपर दम करना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गले को और मेरे जिस्म को कोई चीज़ छोड़ रही है। मेरे गले को जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था। फिर जैसे अब्बू दम पड़ते थे मेरी कुछ हालत बेहतर होने लग गई। अम्मी ने अब्बू से ये कहा कि जल्दी से मौलवी साहब को बुला लें, इस दम से इसकी तबीयत ठीक हो रही है। अब्बू फ़ौरन से गए, मौलवी साहब को ले आए। जब मौलवी साहब ने मुझे दम किया तो मेरे अंदर कोई और मखलूक बोलने लग गई। वो चीज़ जिसने मेरा गला पकड़ा हुआ था वो मेरे ऊपर हाजिर होगी। उसने बाकायदा हम कलाम होकर मौलवी साहब को ये बताया कि मैं छत पर खड़ी थी, इसने मुझे पत्थर मारे हैं। मैं तो इसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी, लेकिन इसने मुझे पत्थर मारे हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे बहुत तंग किया, मुझे दौरे पड़ने लग जाते थे, वो मेरे सामने आ जाती थी, कोई पता नहीं चलता था, वो किसी टाइम भी मेरे सामने आ जाती थी। कभी मेरे बेड के ऊपर कुछ बन के बैठी होती थी और गायब हो जाती थी। फिर मैंने अकेले सोना छोड़ दिया, अम्मी के साथ ही सोया करती थी। 2 भाई थे मेरे, भाइयों के रूप में मेरे सामने आ जाती थी। एक दफ़ा मैं सोई हुई थी तो मेरे पास मेरे बेड पर बैठकर वो मेरे हाथ पर अपना हाथ फेर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अम्मी है। जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो वो थी, और जब मैं चीखना शुरू करती थी तो वो गायब हो जाती थी। फिर एक सैयद साहब थे, उनका पता चला, वहाँ पर गए, उनसे दम करवाया, बाकायदा रूहानी इलाज करवाया, तो उन्होंने उसको मेरे ऊपर से उतारा था। जब ये हादसा हुआ था उस दिन हम लोगों के जो नेबर्स थे, जो मेरी फ्रेंड थी, वो लोग घर पर थे ही नहीं, जिसको मैं समझ रही थी कि मेरी फ्रेंड है। तकरीबन मुझे रिकवर होते होते 5-6 माह लग गए थे। उसके बाद कभी भी मैं मगरिब के टाइम छत पर नहीं गई। मैंने बहुत टफ़ टाइम देखा। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। आपने जहाँ से भी मुझे स्टोरी शेयर की है, प्लीज़ अपनी सिटी का नेम भी मेंशन करिएगा। आपने सिटी का नेम मेंशन नहीं किया। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ कश्मीर की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। 2017 में इस्लामाबाद से एक सोशल मीडिया ग्रुप कश्मीर में आए हुए थे। वो लोग वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस को विज़िट करने आए थे जिन पर उन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो वो विज़िट कर रहे थे मुख्तलिफ़ प्लेसेस को। एक जगह का उन लोगों को पता चला तो वहाँ के मकामी लोगों ने उन्हें ये कहा कि यहाँ पर मत आएँ, यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पर आकर आप नुकसान उठाएंगे। लेकिन अब वो तो कह रहे थे कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनानी है और हम लोगों को इसके लिए हर जगह पर जाना है। हो सकता है जिस जगह की हमें तलाश है हम लोगों को वो जगह मिल जाए। उन लोगों ने ये बात नहीं मानी और वो उसी लोकेशन पर चले गए। वो एक जंगल का हिस्सा था जिसके बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पर जानलेवा जिन्नात का बसेरा है। वो 3 लड़के थे। वो कहते हैं कि जैसे ही वो लोग उस जंगल में गए, वहाँ पर उनको
अजीबोगरीब मखलूक़ात का सामना करना पड़ा। कभी उनके ही रूप में उनके सामने कोई आ जाता था, कभी अगर एक साथ चल रहा है तो ऐसा लगता था कि एक पीछे चल रहा है, कभी ऐसा लगता था कि वो 3 इकट्ठे चल रहे हैं तो उनको उनकी ही आवाज़ों में कहीं और से आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग इतना डरे कि हम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत गलती की है। जब वहाँ से वापस जाने लगे तो उस मखलूक ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको बहुत ज़्यादा मारा, बहुत मारा। वो कहते थे कि हमें नज़र नहीं आ रहा था कि हम लोगों को मार कौन रहा है, बस ऐसा लगता था कि जैसे कोई काले रंग का कोई धुआं सा है जो हम लोगों के ऊपर सवार है और हम लोगों को यूँ मार रहा था जैसे बाकायदा हम लोगों को पकड़ पकड़ कर कोई मार रहा है। उन्होंने, वो जो मखलूक थी, उन जिन्नात ने उन लड़कों को लहू लुहान कर दिया मार मार कर और उनकी गाड़ी के पास फेंक दिया। जब वहाँ से कोई लोग गुजरे तो लोगों ने वहाँ पर ये ज़ख्मी लोग देखे तो उनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर उन लोगों का इलाज हुआ, जिसके बाद उन लोगों ने ये सारी बात बताई, हम लोग फ़लाँ जगह पर थे जहाँ पर हम लोगों के साथ ये हादसा हुआ। फिर वो कहते हैं जब हम इस्लामाबाद वापस आए तो हम लोगों ने एक अल्लाह वाले थे उनसे रुजू किया, उनसे तावीज़ वगैरह लिए, दम करवाया कि दोबारा हम पर वो मखलूक हमला ना करे। तो उनका ये कहना था ये जिन्नात की वो किस्म है जो इंसान पर इस तरह से तशद्दुद करती है, यानी उनको मारती है, नुकसान पहुंचाती है। अगर बहुत ज़्यादा इनको प्रवोक किया जाए तो ये जानी नुकसान भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ किसी को धक्का दे देना, किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को चारपाई से नीचे गिरा देना, ये जिन्नात की वो किस्म थी। दोबारा हम लोग कभी भी किसी ऐसी लोकेशन पर नहीं गए। ये स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। जैसे ये थी आज की सारी स्टोरीज़ आप लोगों के सामने थी और इन स्टोरीज़ में आप लोगों को एक लेसन मिला होगा। किसी भी वीराने से गुजरे हों, किसी भी ऐसी जगह से गुजरे हों जो आबादी से हट के हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप पहली दफ़ा गए हों, तो कभी भी एडवेंचर के लिए किसी ऐसी जगह पर मत जाइएगा जहाँ से आपको वहाँ के लोग ही रोकें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होता है तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता है। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। मेरे मामू की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिकवर कर रहे हैं, वो ठीक हैं। उनके लिए दुआ करिएगा कि माशाल्लाह से वो मुकम्मल ठीक हो जाएं। अब मैं डेली आप लोगों के साथ स्टोरी पोस्ट करूँगी। माह रमज़ानुल मुबारक के कुछ दिन रह गए हैं। ढेर सारी दुआएं मांगी इंडिया के लिए भी। अल्लाह इंडिया से ये जो वबा और ये वबाई सूरत में जो एक अजाब नाजिल हुआ है, अल्लाह उन पर करम करे अपना, और कोरोना वायरस इंडिया से और पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। किसी भी कीमती जान को कोई नुकसान ना हो। लाजमी ये दुआ करें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स को भी याद रखिएगा, मेरे मामू को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।